नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात करेंगे देवभूमि से जुड़ी खबरों की। ऋषिकेश एम्स की बहुप्रतीक्षित हेली एम्बुलेंस का पीएम मोदी ने शुभारंभ किया। बता दें कि 20 सितंबर 2022 को तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू किए जाने की घोषणा की थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इसे सेवा को ऑनलाइन उद्घाटन किया और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित अन्य कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय सांसद भी एम्स में मौजूद रहे। हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात है कि मैं आदमी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये हेली एम्बुलेंस सेवा जो हमको मिल रही है, इससे निश्चित रूप से दूर दराज के क्षेत्रों में और इमरजेंसी के समय में लोगों के जीवन को बचाने में, उनको सरलता से उपचार प्राप्त हो, उसमें एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इसके लिए मैं आदमी प्रधानमंत्री जी का, स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद। सर, दुर्गम क्षेत्र पहाड़ों के लिए कितना लाभ है? दुर्गम क्षेत्रों की ये सेवा बिल्कुल संजीवनी सेवा की तरह साबित होगी, क्योंकि उनको तत्काल जैसी जरूरत होगी वैसे सेवा प्राप्त होगी। वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के मौके पर ओपन रन फॉर यूनिटी क्रॉस कॉरिडोर में प्रतिभाग किया और इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। साथ ही कहा कि उन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित किया है। उनका संपूर्ण विश्वास हमें राष्ट्रीय सेवा की प्रेरणा भी प्रदान करता है। आज रन फॉर यूनिटी में भाग लेने वाले मेरे सभी युवा छात्र छात्राएं, प्रिय विद्यार्थियों, उपस्थित हमारे पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, आज के इस अवसर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को साकार करने वाले राष्ट्र के महानायक, जिनको हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सरदार पटेल जी ने अपने जीवन को, उसके प्रत्येक क्षण को देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए समर्पित कर दिया और उनका संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा की प्रेरणा हम सबको प्रदान करता है। ऐसे महापुरुषों को हम प्रत्येक दिन उनके जन्म दिवस के अवसर पर, विशेष अवसरों पर इसलिए स्मरण करते हैं कि उनका पूरा जीवन हम सब के लिए प्रेरणा का कारण बने। उन्होंने अपने जीवन में जो देश के लिए, समाज के लिए, देश को एक सूत्र में बांधने के लिए, चाहे वो पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम, देश की अनेक अनेक रियासतों को जोड़ने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। आज सभी भारतवासी उनकी जन्म जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी के ऐसे कार्यक्रम में भाग लेकर उनका स्मरण कर रहे हैं। तो वहीं तांत्रिक क्रियाओं के लिए उल्लुओं की तस्करी की आशंका के मद्देनजर वन विभाग भी अलर्ट हो गया है। वन विभाग की टीमों को लगातार जंगलों में गश्त करने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। दरअसल उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन और साथ ही एक संप्रन्नता का प्रतीक माना जाता है और इस कारण अंधविश्वास के चलते कुछ लोग इसे तंत्र साधना के लिए उल्लुओं की बलि भी देते हैं और इसी आशंका को देखते हुए वन विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर है और उल्लू की मौजूदगी वाले जंगलों में निगरानी भी बढ़ा दी गई है, जिसको लेकर वन्य जीव प्रतिपालक उत्तराखंड ने बताया कि दिवाली के मौके पर उल्लू की तस्करी भी की जाती है और उस पर रोकथाम के लिए काफी कुछ अलर्ट भी किया जाता है। ट्रेन में आपने जो है ज्यादा गश्त बढ़ाया है। देखिए, जब सबसे पहले आपने ये बताया ना कि शिकारी लोगों ने इस टाइम पे प्रवृत्त हो जाते हैं इस प्रकार का गलत काम करने के लिए, दैट मीन्स कोई मार्केट डेफिनेटली है, डिमांड है, इसलिए वो लोग जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा चिंताजनक है। शिकारी की संख्या हो सकता है कम है, लेकिन कंज्यूमर का संख्या ज़्यादा है और वो वही कंज्यूमर है जो बदनाम करते हैं हमारा स्टेट को और हमारा मान्यता को और हमारा विशेषकर हमारा जो पुराण के लिखा हुआ कोई बात को, जिसमें हम कहा जाता है
कि लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू ही होता है। उल्लू अगर दूसरे दिन में आके घर के आसपास घूमता है तो कहते हैं कि तुम्हारे घर में लक्ष्मी आने वाले हैं। और उस लक्ष्मी जी का वाहन को दिवाली जैसा पवित्र दिन में अगर उसका हमने बलि चढ़ा के लक्ष्मी जी को पूजा करें, इससे जहाँ तक वन विभाग की बात है, हमने यही चीज़ें हमारा सभी रेंजों से, एंटायर प्रदेश से हमने लिखित रूप से एवं उनको विभिन्न माध्यम से ये बता रहे हैं कि आपने सतत गश्त करिए। मैक्सिमम एरिया में हमने ये कर रखा है कि बहुत मुश्किल होगा तब जाके छुट्टी दिया जाएगा, अदरवाइज अवकाश को हमने बंद कर रखा है। दूसरी बात यह था कि हमने लोगों को ये भी कहा है कि वे केवल आप नहीं, स्थानीय जनता का भी आपने एक इस प्रकार का एक जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंस नेटवर्क को बढ़ावा दीजिए, ताकि जो जंगल को, जानवर को, पक्षियों को प्यार करते हैं वो आपको बताएं कि उस जगह में इस प्रकार का मूवमेंट हो रहा है। क्योंकि ये इस प्रकार का एक कार्रवाई है जो वन विभाग अकेला नहीं कर सकता, क्योंकि जंगल, जानवर, चिड़िया, इनका कोई सीमा नहीं होता। रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्व से बाहर भी ये चिड़िया मिलते हैं। और दूसरा, मैंने उल्लू के बारे में और एक बात कहना चाहूँगा, केवल पौराणिक मान्यता नहीं, हमारे इकोलॉजी में आप अगर देखेंगे, ये चिड़िया जो रोडेंट्स होते हैं, जो हमारा फसल को क्षति पहुंचाते हैं, उसको नियंत्रण करता है, सांपों को नियंत्रण करता है। दैट मीन्स लोगों का घर के आसपास में ये सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए इसको कृषक बंधु भी बोलते हैं, फ्रेंड ऑफ फार्मर्स ये भी बोला जाता है, क्योंकि वो उनका जो त्रासदी है उसको वो रोकता है। दूसरा है, जो लोगों ने ग्रेन्स को इकट्ठा रखते हैं वो भी हमारे लिए जरूरी है। फसल से आ गया और फिर इसके बाद फिर इकट्ठा रखना पड़ेगा, वहां पर भी ये रोडेंट्स जो चूहा का प्रजाति होते हैं वो हमारा बहुत सारे नष्ट कर देते हैं। इसको भी कंट्रोल करने का काम हमारा उल्लू का भी है। तो इतना सुंदर जानवर को पर्टिकुलरली इस पवित्र जो हमारा त्यौहार है उस समय पे इस प्रकार का गलतफहमी से उसके ऊपर कुछ ना किया जाए। और दूसरा बात मैं यही भी आपको बताना चाहूँगा, और कोई शिकारी लोग सुनता है तो बताऊँ कि सुधर जाओ, क्योंकि वाइल्ड लाइफ एक्ट के अनुसार ये शेड्यूल 1 बर्ड है। इसमें बहुत शक्ति प्रदान किया गया है वन विभाग को। आपका खिलाफ बहुत ज़्यादा कार्रवाई भी इसमें किया जा सकता है। और हमने एक इंटर डिपार्टमेंटल एजेंसी का भी एक गठन किया गया है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, जो केवल इसी के लिए देखते हैं। हम अकेले नहीं है, वन विभाग उत्तराखंड WCCB के साथ है, हमारे साथ हमारा पुलिस बल भी इसमें साथ है, क्योंकि उन्होंने भी हमको बहुत मदद करते हैं। तो इसलिए आपके ऊपर पूरा ये दृष्टि है, आप इस पर बिल्कुल इस समय पे गलत कार्य मत करिए। जैसे कि आने वाला पीढ़ी जो हमारे बच्चे हैं, जो स्कूल्स के बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे, इस प्रकार का गलतफहमी या अंधविश्वास में ना रहे। तो मैं आप सभी को त्यौहार का मैं शुभकामना देता हूँ, और आप बहुत अच्छे ढंग से माँ लक्ष्मी का पूजा करिए। इस प्रकार का गलतफहमी या अंधविश्वास में बिल्कुल यकीन ना करें। वहीं खटीमा आंगनबाड़ी संगठन की कार्यकर्त्रियों ने त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन नामावली परीक्षण कार्य करने से इनकार करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही ज्ञापन में उन्होंने कहा कि पंचायती चुनाव में कार्य करने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है, जिससे बाल विकास विभाग से संबंधित कार्यों को किया नहीं जा रहा है, और साथ ही योजनाएं जितनी भी हैं वो भी आदि के कार्यों के प्रभावित हो रही हैं। इसलिए उन्होंने पंचायती चुनाव कार्य करने में असमर्थता जताते हुए एसडीएम से पंचायती चुनाव कार्य से मुक्त करने की मांग की है। वहीं एसडीएम ने इस मांग में डीएम से बात भी की है। भी जो प्रत्याशी हैं आशा नौटियाल जी, उन्होंने भी 2 बार पहले उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है, और सामान्य चुनाव नहीं है, उपचुनाव है। और उस क्षेत्र को विकास की जो गति मिल रही है, आज एक भव्य केदार बन रहा है, दिव्य केदार बन रहा है। आपदा के बाद जिस तेजी से वहां पर काम हुआ है, पिछले समय में हमने लगभग 700 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं के वहां पर शासनादेश हुए हैं, केवल घोषणाएं नहीं हुई हैं। तो लोग इसको समझ रहे हैं, और बड़े अंतर से केदारनाथ सीट को, आशा नौटियाल को वहां का विधायक बनाकर विकास की गति को तेज करेंगे। कांग्रेस तो यही बात हरियाणा में भी कह रही थी, तो इसलिए हरियाणा में भी बहुत बड़े बड़े दावे कांग्रेस के तमाम नेता कर रहे थे। परिणाम क्या आया वो सब आप लोगों ने देखा है। आप आज का माहौल जिन्होंने नहीं देखा वो कृपया करके अगली बैठकों में जरूर जाए, अगले कार्यक्रमों में जरूर जाए। और जैसे ही आप केदारनाथ विधानसभा में जाएंगे और किसी भी वहाँ जगह पे किसी गांव में बैठेंगे, आपको स्वयं समझ आ जाएगा कि वहाँ किसके पक्ष में बयार बह रही। देखिए, आप लोगों ने ना उस वक्त भी नामांकन देखा था, ना आज भी देखा है। आप लोगों ने, मैंने उस दिन भी देखे थे दोनों, और आज भी देखे।
तो इसलिए मैं उस दिन भी आश्वस्त था और आज भी मैं आश्वस्त हूँ कि हम एक बड़े अंतर के साथ केदारनाथ विधानसभा को विजयी करेंगे। तो वहीं केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। बीजेपी इस सीट को जीतने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बात करें सीएम धामी की तो उन्होंने साफ कहा है कि केदारनाथ सीट पर उपचुनाव उन्हीं की पार्टी निश्चित तौर पर जीत हासिल करेगी। इसके अलावा सांसद अनिल बलूनी का भी ये कहना है कि केदारनाथ सीट से बीजेपी की बड़े अंतर से जीत होगी। देखिए, ये इनको जो मोतियाबिंद का काला चश्मा इन्होंने लगा रखा है उसको उतार कर अब फेंक देना चाहिए, क्योंकि इतना भी हर जगह काला काला जो इनको दिख रहा है वो इनके शरीर के लिए काफी हानिकारक साबित होगा। और शायद ये अपना इतिहास भूल चुके हैं कि बद्रीनाथ धाम का सेम मंदिर, सेम पैटर्न का इन्होंने मुंबई में बनाया था और उसका शिलान्यास। तो वहीं नगर निकाय चुनाव पर ओबीसी आरक्षण के लिए बनाई गई पावर समिति कार्यकर्ता 1 महीना आगे बढ़ाने पर कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार को घेर रही है और इस पर कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से प्रवर समिति बनाकर विधानसभा की परंपराओं का हनन किया गया है और इसके आड़े में नगर निकाय चुनाव टाले जा रहे हैं, जिससे पता चलता है कि बीजेपी का निकाय चुनाव हारना बिल्कुल तय है। वहीं दूसरी तरफ शहरी विकास मंत्री और प्रवर समिति के सभापति डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि प्रवर समिति अपना काम करेगी और चुनाव अपने समय पर ही होंगे। तरीके की परिस्थितियों में प्रवर समिति बनाएगी, जिस तरीके से विधानसभा की परंपराओं को हनन किया गया, जिस प्रकार से प्रवर समिति की मांग जो है सत्तारूढ़ दल ने उठाई, उसी से समझ जाना चाहिए था कि क्यों ये प्रवर समिति बन रही है। ये तो एक आड़ बना दी गई है, जिसकी आड़ में चुनाव टाले जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रीय जो हमारा निकाय लोकतंत्र था, एक साल होने जा रहा है, करा रहा है। ये हाईकोर्ट की नजर में भी धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं माननीय हाईकोर्ट के, और जनता जनार्दन की नजर में भी धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। मगर लोग सब समझते हैं और लोग दंडित करेंगे। पहले तो हो सकता है चुनाव में भाजपा अच्छी टक्कर में रह जाती, लेकिन अब टक्कर में भी नहीं रहेगी। जब भी चुनाव हो टाल लेना, दिसंबर में करेंगे, मगर और टाल लो ना, मार्च तक टाल लो, कह दो ये तो एक चुनाव एक देश कहते हैं, और धामी तो वैसे भी टेंट सेटर है। हो सकता है एक प्रदेश एक चुनाव का नारा दे, तो जो भी करना करो, लेकिन जब भी करोगे बकरे की माँ तब तक खैर बनाएगी। लेकिन दुर्भाग्य है मेरा या मेरे लोगों का कि इतने वरिष्ठ नेता भी मेरे उस बयान को शायद समझ नहीं पाए, या उनको कौन गलत फीड कर रहा है। प्रवर समिति अपना काम करेगी, चुनाव अपने समय पे होंगे, जो मैंने कहा था। मैं आज दोहरा रहा हूं आपके माध्यम से, जो निकाय चुनाव मेरे प्रदेश में होने हैं, जो हमने कहा था कि 10 नवंबर तक हम घोषणा करेंगे चुनाव कब होंगे। जो हमारा चुनावी कार्यक्रम है वो घोषणा करेंगे, वो अपनी जगह यथावत है वो विषय। प्रवर समिति का इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रवर समिति ने बैठक में स्पष्ट तौर पे कहा कि ये जो हमारा चुनाव है वो 2018 में जिस प्रकार से हुआ, 2011 की जनसंख्या के आधार पे, उसी आधार पे हम इस चुनाव को भी कराएंगे। लेकिन प्रवर समिति की रिपोर्ट आने वाले चुनावों के लिए आधार बनेगी, इसलिए प्रवर समिति के लिए हमने समय भी मांगा है। आपके उस सवाल का भी जवाब इसमें छिपा है। जो लोग इस प्रकार के भ्रांतियां बनाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो हरीश रावत जी क्यों ना हो, उनको समझ में आना चाहिए। वो तो मुख्यमंत्री रहे हैं भाई, बहुत स्पष्ट तौर पे हमने कहा है। और उसके बाद प्रवर समिति के साथ चुनाव को जोड़ना सरकार कराना नहीं चाह रही है। तो अब आपको ये देखिए, कुछ ही दिन की तो बात है, घोषणा करेंगे तब सामने आ जाएगा। तो वहीं दिवाली में किसी भी तरह का कोई खतरा ना हो, इसके लिए देहरादून की मित्र पुलिस लगातार काम कर रही है। वहीं जानकारी देते हुए एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि बाजारों वाली जगहों पर हम पुलिस की पैदल मार्च भी करा रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई घटना ना हो। साथ ही उन्होंने कहा कि बाजारों में पिंक बूथ स्थापित किए गए हैं ताकि किसी महिला के साथ कोई भी छेड़छाड़ संबंधित घटना ना हो सके।
जो पर्व है दिवाली का पर्व, साथ ही साथ इस माह भी बहुत सारे ऐसे पर्व रहते हैं जो त्योहारों के लिए फेमस है। तो इस कारण से जो खासकर हमारे पलटन बाजार हो या और भी मार्केट्स हैं, मॉल्स हैं, इसमें काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। खासकर महिलाएं, बच्चे इसमें ज़्यादा देखा मार्केट में। तो इसलिए पैदल गश्त को ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वाहनों के अलावा पैदल गश्त करें, जिससे कि बाजारों में घूम सकें और ऐसे अवांछनीय तत्व कोई घटना ना कर सकें। ईव टीजिंग की घटनाएं पूर्व में कुछ आई थी, इसको देखते हुए पिंक बूथ भी स्थापित कर दिया गया है कि जो भी शिकायत अगर किसी महिला की या किसी अन्य की इस तरह की होती है, मार्केट में आते हैं, तो उसको तत्काल अटेंड कर लिया जाए। तो पैदल गश्त के साथ साथ जो सत्यापन अभियान और साथ ही साथ जो अतिक्रमण त्योहारों में देखा जाता है, छोटे छोटे फड़ ठेली लग जाते हैं, उसको भी नियमित रूप से हटाया जा रहा है। वहीं प्रदेश में गन्ना पेराई का काम 15 नवंबर से शुरू हो जाएगा और इसके लिए गन्ना मिलों में तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं, जिसको लेकर गन्ना विकास मंत्री सौरभ बंगुड़ा ने कहा कि सरकार इसके लिए लगातार प्रयासरत है। साथ में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में गन्ना मिलों के लिए मॉनिटराइजेशन के साथ सरकार ने करीब 80 करोड़ लागत खर्च की गई है। हमारी कोशिश यही है कि 15 से 20 तारीख के बीच में सारी चीनी मिलें जो है वो अपना गन्ना पेराई शुरू कर दें। लगातार हमारा मेंटेनेंस का और अपलिफ्टमेंट का काम चल रहा है मिलों में। 31 अक्टूबर तक हमने टारगेट दिया है ट्रायल रन करने का सभी समस्त चीनी मिलों का। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 15 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में हमारे उत्तराखंड की सारी मिलें पेराई सत्र शुरू कर देंगे। बात करें राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की, छात्रों ने जहां पर छात्र संघ चुनाव तिथि को लेकर मांग की है कि पिछले 5 दिनों से महाविद्यालय गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी के चलते अध्यक्ष पद के संभावित प्रत्याशी छात्र नेता की तबियत बिगड़ने पर प्रशासन ने आश्वासन देकर अनशन तुड़वाया, जिसके बाद इलाज के लिए उप जिला विकासालय में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार के प्रदेश में छात्र संघ चुनाव नहीं कराने के फैसले को लेकर पूरे प्रदेश के छात्रों में नाराजगी है और इसी को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। 2 दिन से हम क्रेवी घटसन में बैठे थे और आज हमारी भूख हड़ताल को तीसरा दिन हमारा बड़ा भाई हर्षित सिंह जो भूख हड़ताल बैठा था, उसका स्वास्थ्य खराब होने के कारण उसको प्रशासन द्वारा हॉस्पिटल ले जाया गया है। उसकी अभी तबीयत थोड़ी सीरियस है और अगर हमें आश्वासन दिया गया है कि 4 तारीख तक इस तिथि को लेकर कुछ ना कुछ कार्रवाई करी जाएगी। अगर इस पर कुछ कार्रवाई नहीं होती है तो 4 तारीख से फिर से अपना धरना हम अपना कंटिन्यू करेंगे और हाँ शायद हर्षित सिंह के साथ और लोग भी इस भूख हड़ताल पर बैठें। धन्यवाद। मैं कॉलेज प्रशासन और कुमाऊं यूनिवर्सिटी प्रशासन से यही मांग करता हूं कि आप इस पर कोई ना कोई कार्रवाई करें। तो वहीं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में उत्तराखंड सचिवालय का घेराव किया गया, जिसमें एनएसयूआई के कार्यकर्ता सागर सोमवाल का चोट आ गई है। वहीं एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार ने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाए जाने का एक षड्यंत्र रचा है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में यूजी और पीजी में प्रवेश की अंतिम तिथि 24 से 25 अक्टूबर तक रखी गई, जबकि प्रदेश के लिए 30 मई से 13 जुलाई की तिथि तय थी। जी प्रमुख मांग यही है कि हमारे जो छात्र संघ चुनाव हो बहाल हो। ये सरकार का दोहरा चरित्र है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी ये बात कहते हैं कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए और जो युवाओं के राजनीति में आने का जो प्रथम पीढ़ी होती है वो छात्र संघ चुनाव होते हैं। इससे लीडरशिप डेवलप होती है और उसको आप बंद कर रहे हैं। धन सिंह रावत जी खुद छात्र संघ राजनीति से निकले हैं। इससे बड़े बड़े नेता उत्तराखंड के सब छात्र राजनीति से निकले हैं और चुनावों को बंद करके क्या साबित करना चाहते हैं। ये सोचनीय विषय, गंभीर विषय है। देखिए जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में जो छात्र चुनाव को स्थगित करने की जो माननीय हाईकोर्ट द्वारा जो फैसला हम सब लोगों के बीच जो है सुनने को मिला था, उसी का विरोध करने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए माननीय धन सिंह रावत जी जो इसी छात्र राजनीति से निकलकर आज अपने पद पर आसीन है और वो कहीं ना कहीं युवाओं की, छात्रों की आवाजों को इस प्रकार से कुचलने का कार्य कर रहे हैं, जो काफी निंदनीय है और जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। देखिए हम आज सचिवालय घेराव कर रहे हैं और हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि प्रदेश में छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। ये एक जो सरकार का षड्यंत्र है कि कैसे चुनाव को ना कराया जाए। सरकार हर एक चुनाव से भाग रही हो, आप पंचायत हो, नगर निगम हो, जो भी चुनाव हो, उन सब चुनावों से भाग रही है। सरकार भाजपा की सरकार है और भाजपा के कार्यकर्ता द्वारा IT सेल का जिला संयोजक है ऋषिकेश का महिपाल सिंह, उसके द्वारा ही PI लगाई जाती है।
17 तारीख को वो शासन को लेटर लिखता है चुनाव ना हो, 17 को ही वो मेल करता है, सब कुछ 17 तारीख को ही करता है, 18 को पीआई लग जाती है और 16 को केदारनाथ उपचुनाव का घोषणा होती है। तो कहीं ना कहीं ये पूरे एक षड्यंत्र है शासन चुनाव को ना कराने का। पूरे प्रदेश में जो भाजपा सरकार है कोई भी चुनाव नहीं कराना चाहती है, इसी को लेकर उन्होंने शासन चुनाव में भी रोक लगाई। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।